हुकूमत का काम सिर्फ मार्केट को देखना नहीं है। एप्पल्स नीड टू बी कंपेयर्ड विद एप्पल्स। आप जब तक उस लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर नहीं जाएंगे, आप अपने आप को जापान के साथ कंपेयर नहीं करोगे, which was a wrong thing to do। हमें ये नहीं करना चाहिए। रेवेन्यू एस्टिमेट्स पर जाना चाहिए, एंड स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस। हमें टारगेट्स नहीं देने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट बाय प्राइम। मेरा नाम है सैयद अली। आई विल बी होस्टिंग टुडेज शो। हमारी सीरीज चल रही है टैरिफ्स के ऊपर, नेशनल टैरिफ पॉलिसी के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज के दिन हमारे गेस्ट जो है ज़हीरुद्दीन डार साहब हैं, जो एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। कस्टम्स में ज़्यादातर इन्होंने अपना टाइम गुजारा और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज सर्विस FBR के अंदर पिछले 20 साल से जो है ही इज़ कंसल्टिंग ऑन डिफरेंट इश्यूज प्राइम के साथ रेगुलरली काम करते रहते हैं। वेलकम टू द शो डार साहब, हाउ आर यू? I'm fine, thank you for inviting me over. So डार साहब, लेट्स गेट इनटू द मीट ऑफ थिंग्स। जैसे कि आपको पता है कि प्राइम जो है इस दफ़ा नेशनल टैरिफ पॉलिसी के रिन्यूअल के मूवमेंट के ऊपर ये गुफ्तगूएँ हमने शुरू की है। वजह इसकी ये है कि इन आवर रीडिंग जनरली नेशनल टैरिफ पॉलिसी जो 2019 से 2024 की थी, जो अब लैप्स हो रही है और नई आनी है, एक जनरली एक अच्छी पॉलिसी समझी गई हमारे थिंक टैंक के अंदर। और हमने सोचा कि इसकी जो है आगे रिन्यूअल जो है इट वुड बी अ गुड थिंग। मे बी इसके अंदर कुछ रिविजन्स की रिक्वायरमेंट है, बट जनरली इट्स अ गुड सॉलिड पॉलिसी। हाउएवर नाउ आई वुड लाइक टू गेट इनटू सम ऑफ द थिंग्स विद यू। थोड़ा सा कंसेप्चुअली स्टार्ट करते हैं सो दैट आवर ऑडियंस ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि हम बेसिकली किस एंगल से इसको देख रहे हैं। तो पहले कैन यू एक्सप्लेन टू मी कि ये यूटिलिटी क्या है टैरिफ्स की? टैरिफ्स का फ़ायदा क्या है? गवर्नमेंट्स लगाती क्यों है टैरिफ्स? टैरिफ्स हमेशा से रहे और मुख्तलिफ शक्लों में रहे। हमारे यहाँ महसूल ड्यूटी हो, महसूल टैक्स होता था, म्यूनसिपल कमेटी लगाती थी, राइट। वो उस इलाके में आने का टैक्स था, ठीक। तो वो भी इट्स काइंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी के जी द सिटी ऑफ रावलपिंडी इज इम्पोर्टिंग समथिंग, तो उस पर एक टैक्स है, महसूल। सेकंड, तो ये बेसिकली महसूल है, राइट। और ये लार्जेस्ट स्केल पर है, और ये हर चीज़ पर है या बहुत सारी चीज़ों पर नहीं भी है। आपने जैसे कहा महसूल है, ये क्या वो किसी अड्डे या किसी पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ होगा कि शहर में जब चीज़ें आती होंगी तो एक जगह पे रुकती होंगी, उधर से फिर पैसे निकालते होंगे? टैक्सेस और टैरिफ्स में क्या फ़र्क है? टैक्सेस और टैरिफ्स में बुनियादी फ़र्क है। टैक्स का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि पैसे इकट्ठे करने हैं। टैरिफ जो है या इंपोर्ट टैरिफ जिसे हम कहते हैं, उसका मकसद पैसे इकट्ठे करना नहीं होता। फिर क्या मकसद होता है उसका? बेसिकली इकॉनमी को रेगुलेट करने के लिए होता है। किस तरह? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंपोर्ट टैरिफ को हम कस्टम्स ड्यूटी भी कहते हैं, इनकम टैक्स को इनकम टैक्स कहते हैं, सेल्स टैक्स को सेल्स टैक्स कहते हैं, फेडरल एक्साइज को हम ड्यूटी कहते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो ये अगर टैक्स और ड्यूटी दो अलग-अलग लफ्ज़ है तो उसकी कोई वजह भी होनी चाहिए। आप जिसके इंपोर्ट टैरिफ लगाते हो तो वो आप अपनी इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करते हो। जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। अब मसलन इनकम टैक्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पैसे इकट्ठा करना नहीं है, गवर्नमेंट का खर्चा पूरा करना नहीं है। इनकम टैक्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव माशरे में जो आमदनी है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। ओके। फेडरल एक्साइज ड्यूटी का ऑब्जेक्टिव, इसको हम सिन टैक्स भी कहते हैं, सिगरेटों वगैरह, सिगरेटों पे, लिकर पे, वो उन चीज़ों पर लगाया जाता है जिसकी कंजम्पशन कर्ब करनी हो। गोया फेडरल एक्साइज ड्यूटी बुनियादी तौर पर इसलिए लगाई जाती है कि ये इकट्ठी ना की जाए, इसकी कंजम्पशन कर्ब हो। सेल्स टैक्स जो वैल्यू एडेड मोड में है पाकिस्तान में, तो कस्टम ड्यूटीज जो है वो क्या रेगुलेट करती है? गवर्नमेंट जो है वो क्या पर्पस उसका क्या होगा? नो, क्या पर्पस होगा और क्या पाकिस्तान में वो पर्पस अचीव हो रहा है? राइट, बताइए। आई विल गिव यू एन एग्जांपल।
कागज़ की इंपोर्ट पर ड्यूटी है, और वो ड्यूटी लगाई गई कागज़ की एक जो मुकामी सनत है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सही। लेकिन किताबों की इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। ठीक। और वो इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए नहीं है कि आप नॉलेज की इंपोर्ट को टैक्स नहीं कर सकते। अगर आप उस पर कस्टम्स ड्यूटी लगा दोगे किताबों की इंपोर्ट पर, तो किताबें महंगी होगी ना, तो तालीम डिस्करेज होगी। ठीक। तो बेसिकली आपकी जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको आप टैरिफ में इंटीग्रेट करते हो। आपकी हेल्थ पॉलिसी है, एक सस्ती दवाई गरीब आवाम की ज़रूरत है, तो क्या आप दवाइयों की इंपोर्ट पर टैक्स करोगे? नहीं करोगे। आप जो लोकल कंपनीज दवाइयाँ बनाने वाली हैं, क्या आप उनके रॉ मटीरियल्स पर ड्यूटी लगाओगे? उन रॉ मटीरियल्स पर आप ज़रूर ड्यूटी लगाओगे जो लोकल बनते हैं, लेकिन वो रॉ मटीरियल्स जो लोकल नहीं बनते उन पर आप ड्यूटी नहीं लगाओगे। ठीक। इसी तरह वो दवाइयाँ जो लोकल बनती हैं और वो दवाइयाँ जो लोकल नहीं बनती, उनकी इवन पैकेजिंग मटेरियल्स को आप डिफरेंटली ट्रीट करते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। 2922 एक HS कोड है, उस पर एक ड्यूटी है टैरिफ पे। लेकिन आपने 5th शेड्यूल में 2922 के बहुत सारे आइटम्स जो कि अद्वियात के बनाने में इस्तेमाल होते हैं उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, कंसेशंस हैं उनके ऊपर। राइट। तो आपने अपनी हेल्थ पॉलिसी को इंटीग्रेट कर दिया। इसी तरह हॉस्पिटल इक्विपमेंट है, अगर किसी ने हॉस्पिटल बनाना है, MRI मशीन मंगवाई, क्या MRI मशीन पर ड्यूटी लगाई जाएगी? शायद नहीं। रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, तो हॉस्पिटल वाली MRI मशीन पर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। गोया कि आपने अपनी हेल्थ पॉलिसी को रिफ्लेक्ट किया अपने टैरिफ पे। कुछ साल पहले एक और हमारे स्कॉलर हैं, डॉक्टर इकरामुल हक, शायद आप उनको जानते भी होंगे। उन्होंने एक टैक्सेशन और टैरिफ पॉलिसी जो है वो प्रपोज करने की कोशिश की, एक किताब भी आई। आई थिंक ही पॉइंटेड आउट, एंड बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं पाकिस्तान के, वो पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो टैरिफ पॉलिसी में जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये गवर्नमेंट से मैनेज नहीं होती, और उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से काफ़ी डिस्टॉर्शंस भी बनती हैं। अब आपने रेगुलेशन की बात की कि मार्केट्स रेगुलेट करती हैं कस्टम ड्यूटीज़। रेगुलेशन होती है किसी ना किसी किस्म के मार्केट फेलियर को अवॉइड करने के लिए। इधर कौन सा मार्केट फेलियर हो रहा है जो अवॉइड हो रहा है? और बहुत ज़्यादा पिकिंग एंड चूजिंग नहीं होगी। आपका ये ख्याल नहीं है कि जो FBI वाले हैं और जो कस्टम्स वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा आपने काम भी दे दिए और इख्तियारात भी दे दिए? काम तो शायद उनसे होना, लेकिन इख्तियारात तो फिर वो ठीक ठाक काम भी करते हैं और इख्तियारात भी हैं। हुकूमत का काम सिर्फ मार्केट को देखना नहीं है, हुकूमत का काम तालीमी इदारे देखना भी है, हॉस्पिटल देखना भी है। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे और काम है हुकूमत के, उनको देखना भी है। मसलन बहुत सारी जगहों पे फेलिंग्स हैं। मसलन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की तरक्की पाकिस्तान में एक ख्वाबी रही, बहुत लंबा अर्सा अभी तक है, और शायद उसकी वजह एक गलत टैरिफ पॉलिसी है। किस तरह? आपने तो इसको स्टडी भी किया हुआ है। इंजीनियरिंग गुड्स जो है, मसलन मशीनरी जो है, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री है या पार्शियल एग्जम्पशंस हैं। ठीक है। लेकिन वही इंजीनियरिंग गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटीरियल्स चाहिए उन पर इंपोर्ट ड्यूटी है। राइट। उसकी बुनियादी वजह है। ये ऐसा क्यों किया हुकूमत ने? हुकूमत को जिस वक्त IMF के प्रेशर पे आता है कि आप इतना टैक्स रेज करें, तो टैरिफ पॉलिसी, तो वो टैरिफ बढ़ा देते हैं। सही। मतलब HRC और CRC की इंपोर्ट पर, जो कि स्टील की एक शक्ल है, आपने रेगुलेटरी ड्यूटी भी लगा दी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी लगा दी, और एक टैरिफ भी मौजूद है ऑलरेडी। हाँ। कि आप 1st शेड्यूल में भी हाँ। आपने एक टैरिफ पर ड्यूटी है। हाँ। उसके बाद एक रेगुलेटरी ड्यूटी भी लगा दी आपने। वहाँ वजह थी कि इतने 100 अरब रुपया और चाहिए। हाँ। और इस पे से निकल सकता है। गोया कि आपने अपनी अखराजात पूरे करने के लिए पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन को दाव पर लगा दिया। इसका है ना नुकसान? इसका बिल्कुल नुकसान है।
यहाँ पर एक और सवाल उठता है क्या? कि क्या एफबीआर ने सो मोटो अपने तौर पे ये लगा दिया या ये डिमांड बाहर से आई? मतलब क्या IMF से? IMF से तो डिमांड आई, हाँ। इतने एडिशनल टैक्स रेवेन्यूज रेज करो। हाँ, इससे ज़्यादा स्पेसिफिक तो नहीं है हाँ? स्पेसिफिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ये डिमांड आई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एफबीआर को कह दिया। एफबीआर ने ये देखना है कि अब ये पैसे पूरे करने हैं, हाँ। तो ये किस तरीके से आसानी से किए जा सकते हैं। अब जो स्टील शीट है, आप बिस्किटों की तरह कोई खा नहीं सकता, रॉ मटीरियल के तौर पर ही इस्तेमाल होना है, Right. या आर्टिकल्स बनने के लिए, कंज्यूमर गुड्स बनने के लिए, या मशीन बनने के लिए, वो रॉ मटेरियल ही है। आप उसको किसी और, वो कॉटेज वाले यूज करें, वो मीडियम साइज इंडस्ट्री यूज करे, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री यूज करे, उसका सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज है, उसकी डायरेक्ट कंजम्पशन हो नहीं सकती। मसलन आप विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा करते हो इंपोर्ट पर, या तो मिनिमम लाइबिलिटी है, और या फिर आपने उससे टैक्स ले लिया इनकम अक्रू होने से पहले, कि अभी उसने इंपोर्ट स्टेज पर है, उसने अपना रॉ मटेरियल आगे इस्तेमाल करके कोई चीज़ नहीं बनाई, उसने वो चीज़, अगर वो इंडस्ट्री नहीं है, कमर्शियल इंपोर्टर है, तो उसने आगे नहीं बेचा अभी तक, अभी इनकम अक्रू नहीं हुई, और आपने उससे टैक्स ले लिया। और फिर जो तरीकाकार है हमारे इंपोर्टर्स का, वो पड़तल कैलकुलेट करते हैं, इतना का सामान आया, इतनी कस्टम ड्यूटी दी, इतना विद होल्डिंग टैक्स दिया, इतना सेल टैक्स दिया, हाँ, इतने बाकी खराजात आए, और ये टोटल बन फीस, गया। और ये हमारी टोटल पड़तल है। उसके ऊपर वो है कि वो इनकम टैक्स को अपनी कॉस्ट में शामिल करता है, जो कि हुकूमत की वजह से वही कर रहा है। हुकूमत ने चूंकि उससे विद होल्डिंग टैक्स दिया, इसलिए वो अपनी कॉस्ट में शामिल कर रहा है, राइट। और उस पर उसने एक प्रॉफिट लेके आगे बेच दिया। अगर कोई इंडस्ट्री वाला है तो उसको ये है कि जी वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है, टोटल या पार्शल, इंपोर्ट स्टेज पर। अभी उसने सामान बना के बेचना है और आपने टैक्स उससे पहले ले लिया उसकी आमदन पर। जी जी, ये तो एक है डिबेटेबल, काफी बन गई है। तो ये बहुत डिबेटेबल है। इसी तरह जो सेल्स टैक्स है वो भी आपने इंपोर्ट स्टेज पर लिया जी, और अगर वो रॉ मटीरियल्स हैं या अगर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में हाँ। हैं, उन्होंने आगे बेचनी है, हाँ। तो वो एडजस्टेबल है। इवन विद होल्डिंग इनकम टैक्स इन सर्टेन केसेस एडजस्टेबल है, बल्कि इन लॉट ऑफ केसेस एडजस्टेबल है। सेल्स टैक्स इन 100% ऑफ केसेस एडजस्टेबल है। तो आप उसको इंपोर्ट टैरिफ नहीं कह सकते। मैं समझ गया। इंपोर्ट टैरिफ को आप चार चीज़ों को कहोगे। कस्टम्स ड्यूटी, जो कि कस्टम्स एक्ट के तहत लगी, Right. और फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम्स एक्ट में हर HS कोड के अगेंस्ट बने। एक कस्टम ड्यूटी लिखी हुई जी। एक रेगुलेटरी ड्यूटी है, वो भी कस्टम्स एक्ट के तहत लगी। राइट। एक एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी है, वो भी कस्टम्स एक्ट के तहत लगी। और और स्पेशल कस्टम्स ड्यूटी है, वो भी कस्टम्स एक्ट के तहत लगी। Right. माइंड इट, ये जो स्पेशल कस्टम्स ड्यूटी है, ये फेडरल एक्साइज इक्वलाइजिंग ड्यूटी है के तौर पे यूज होती है। ठीक ठीक। जहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, हाँ। तो उसके इक्वल एक स्पेशल कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट पर लगा दी जाती है फॉर प्राइस इक्वलाइजिंग। उसका मकसद, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी का मकसद टैरिफ नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो 4 ड्यूटियां हैं, ये इनको आप इंपोर्ट टैरिफ है, और आपके अंदाजन ये कितना कंट्रीब्यूट कर रही है रेवेन्यू के उसके अंदर पाकिस्तान के? अगर पाकिस्तान के रेवेन्यू में मैं देखूं तो ये 30% से कम है। इंटरनेशनली यही है कलेक्शंस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इतने ही परसेंट टैरिफ मैं पाकिस्तान को डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, वहाँ पर कलेक्शन बहुत कम है। मैं पाकिस्तान को पाकिस्तान के कंपेरेबल कंट्रीज के साथ कंपेयर करना चाहूँगा। सर, उनकी तरह का होना है तो फिर उन्हीं तरह की ड्यूटी रिजीम्स होंगे। जिस वक्त आपके फंडामेंटल्स उनकी तरह के हो जाएंगे, आप बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर कीजिएगा। हाँ, लेकिन जब तक आपके फंडामेंटल्स नहीं होते, आप अपने आप को जापान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जापान में अगर मैं आपको बताऊं, ऑटोमोटिव कार्स पे, ऑटोमोटिव पार्ट्स पे, ऑटोमोटिव व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 है। उसके लिए उन्होंने एक लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अचीव किया। आप जब तक उस लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर नहीं जाएंगे, हाँ, आप अपने आप को जापान के साथ कंपेयर नहीं करोगे। एप्पल्स नीड टू बी कंपेयर्ड विद एप्पल्स। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से
ट्रेड पॉलिसी और या टैरिफ पॉलिसी की एप्लीकेशन का, क्योंकि ये जो आर्गुमेंट है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रीच करना है, इस तरह की आर्गुमेंट हमें गवर्नमेंट सर्कल्स से मिलती है कि आप अपनी इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें थोड़े अरसे, वो जब उतना एक लेवल रीच कर लेगी, इंटरनेशनली कंपेटिटिव हो जाएगी, तो फिर उसके ऊपर से रिमूव कर दें। मैं कंपेटिटिवनेस के हवाले से ज़रूर देखूंगा, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से नहीं देखूंगा। समझाएगा। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में और कम्पिटिटिवनेस में फ़र्क है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आप उस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हो, हाँ, जो आप इम्पोर्ट कर रहे हो, और आप चाहते हो कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर हो। गाड़ियाँ बना दें, गाड़ियों का देख ले या किसी भी और चीज़ का देख ले, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पाकिस्तान ने बहुत लंबा अरसा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अडॉप्ट की, और ये पॉलिसी पाकिस्तान की अपनी नहीं थी, ये भी हमने इम्पोर्ट की IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई, अच्छा, ये हमारी बिल्कुल नहीं थी। ओके, और फिर पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर ली और बहुत लंबा अरसा। इसके साथ जो दूसरी पॉलिसी अडॉप्ट की हमने, वो डिमांड मैनेजमेंट की थी। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और डिमांड मैनेजमेंट दोनों पैरेलल चलती हैं, ठीक है। और इसमें हम वो चीज़ जो कि बनाने में हमें कम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, हाँ, हम वो भी बनाते हैं क्योंकि उसकी डिमांड है। वह इस तरह के आपने को जो चीज़ बनाने के लिए ना रॉ मटेरियल थे आपके पास, ना स्किल सेट था, ना मार्केट साइज इतना था कि वो चीज़ बनाई जाए। आप उन इंडस्ट्रीज पे गए, आपकी वो इंडस्ट्रीज जिनके रॉ मटेरियल या इम्पोर्ट्स के थ्रू आएंगे, राइट, वहाँ पर आप कैसे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे? आपने एक चीज़ की इम्पोर्ट बंद करके दूसरी चीज़ की इम्पोर्ट शुरू कर दी। कारों के केस में जो हुआ, आपके ऑटोमोटिव सेक्टर का गाड़ियाँ इंपोर्ट करना छोड़ दी और बनाना शुरू कर दी। गाड़ियाँ इंपोर्ट करना बंद करके हमने रॉ मटेरियल, इनपुट्स इंटरमीडिएट inputs. गुड्स इनपुट्स का शामिल, राइट 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 राइट, इंटरमीडिएट गुड्स हमने इंपोर्ट किए, रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट नहीं किए, ठीक, हमने इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। तो ये किस चीज़ की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है? आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसका टैरिफ के साथ वीव इन की जाती है, तो बेसिकली आपने इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से वीव इन करते हो, तो यू स्टार्ट प्रोटेक्टिंग इनएफिशिएंसीज इन पाकिस्तान, सही सही, विच इज रॉन्ग। विच इज रॉन्ग। अगर आप कम्पिटिटिवनेस प्रमोट करो, हाँ, तो फिर आपकी पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली नहीं होनी चाहिए। बेशक बेशक। मसलन आपको, लेकिन अब आप एक FBR का एक कमरा है, उसके अंदर ये लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं No. कि ये कॉम्पिटिटिव है और ये कॉम्पिटिटिव नहीं है? ये वहाँ पर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है। ठीक, कंसल्टेटिव प्रोसेस में चैम्बर्स, ट्रेड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशंस, दूसरी मिनिस्ट्रीज, लेकिन आपके सामने है ट्रेड एसोसिएशंस, चेंबर्स, ये हमेशा जो है कुछ मरात ही मांगते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एफिशिएंसी ऑफ द ये काम हुकूमत पाकिस्तान का है कि वो उनको स्टीयर करे इन द राइट डायरेक्शन। हमने एक रेंटियर क्लास, ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में एक रेंटियर क्लास पैदा की, और वही रेंटियर क्लास मजीद मराहत मांगती है। बेशक बेशक। मसलन वो इंडस्ट्री जहाँ पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ कम्पिटिटिवनेस प्रमोट की जा सकती थी, वो सारी वो थी जिनके रॉ मटीरियल लोकल थे। आपको मिसाल दे देता हूँ, टेक्सटाइल का बुनियादी रॉ मटीरियल कॉटन लोकल है, था किसी टाइम पे एटलीस्ट, अभी भी है, सम पोर्शन ऑफ इट, यस, लार्ज पोर्शन ऑफ इट, नॉट सम, नॉट मेजॉरिटी दो, राइट? मेजॉरिटी। ओके ओके। जिसके पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न्स आए और पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर्स आए, तो शुरू में ये पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न और पॉलिस्टर फाइबर्स इंपोर्ट होते थे फॉर ब्लेंडिंग विद कॉटन। ठीक, प्योर फिलामेंट यार्न या पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर के भी बना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें इंटीग्रेट होना शुरू हुई। फिलामेंट यार्न यहाँ बनना हुआ, पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर बनना हुआ, अब PTA भी यहाँ पर बन रहा है, फर्दर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक, तो वो रॉ मटीरियल्स चाहे वो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन से आ रहे हों या वो मिनरल वैल्यू चेन से आ रहे हों। हाँ, मसलन पाकिस्तान में सोडा ऐश की इंडस्ट्री है, सही, बिल्कुल। उसका रॉ मटीरियल लोकल है। सोडा कास्टिक की इंडस्ट्री है, उसका रॉ मटीरियल लोकल, बिल्कुल सही। वो कभी फेल नहीं होगी, वो कम्पिटिटिव एडवांटेज है। एक बुनियादी असूल है इंडस्ट्री का,
you cannot compete with your own supplier. कि मसलन मैं कार के पुर्जाजात इंपोर्ट कर रहा हूं बाहर से, तो क्या मैं इंटरनेशनल मार्केट में अपने सप्लायर के मुकाबले में कार बेच सकता हूं? I see. इट्स इम्पॉसिबल. आपको अगर ग्लोबल स्केल इंडस्ट्री पर जाना है तो आपने कम्पिटिटिव एडवांटेज पे जाना है. मतलब आपके पास फुलर्स अर्थ है, बेंटोनाइट, आप उस पर बेच करके इंडस्ट्री लगाओ. जिस तरह आप साल्ट पर बेच करके आपने क्लोरल क्ले इंडस्ट्री में क्या है, आपके पास जिप्सम है, आप उस पर बेच करके इंडस्ट्री लगाओ. हाँ. आपके पास सैकड़ों हजारों रॉ मटेरियल्स हैं जो पड़े हुए हैं मिनरल्स की शक्ल में, आप उस पर बेच करके इंडस्ट्री लगाओ. आपको मैं एक मिसाल देता हूँ. इंडोनेशिया निकल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था. वो निकल और एक्सपोर्ट करते थे. एक दिन हुकूमत ने फैसला किया कि हम निकल और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे. Okay. तो वो उनके जो निकल और के बायर थे, उन्होंने ही जाकर वहां पर निकल बनाने की फैक्ट्री लगा ली, सही. स्टूडेंट लगा लिए. Right. उनकी एक्सपोर्ट फिगर्स कुछ सालों में कई गुना बढ़ गई. सही. हमारे पास कॉपर है, हमारे पास बॉक्साइट है, हमारे पास कितने कोबाल्ट है, कितने मटेरियल्स हैं जो हम रॉ शक्ल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. क्रोमाइट बलूचिस्तान से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पत्थर की शक्ल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. हम उसका स्मेल्टर क्यों नहीं? ये वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो कि टैरिफ में बिल्ड करने की जरूरत है. देखिए, आर्गुमेंट में आपकी समझ तो रहा हूँ, लेकिन अब इस आर्गुमेंट के मुताबिक जो है, देखिए, देयर आर सम कंट्रीज दैट आर गुड एट मेकिंग रॉ मटेरियल्स. सऊदी इज गुड एट मेकिंग सम रॉ मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल, हर चीज़ की प्रोसेसिंग इंटरमीडिएट किसी लेवल तक हर शुरू से तो नहीं हो सकता, राइट? शुरू से नहीं हो सकता, लेकिन अंदर कितने साल उसके बाद फिर दूसरी आर्गुमेंट ये है कि चलो, आपने इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज जहाँ पे बहुत सारी मिसालें आपने कुछ डिराइव कर ली है कि ये चीज़ कर लेनी चाहिए, इससे दूसरों को फ़ायदा होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली नई चीज़ें भी आ रही हैं. और हम लोगों ने जब कंपेटिटिवनेस और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस में जाए, सब फर्स्ट आई थिंक स्टेप है इसके, जो फर्स्ट एंट्री एडवांटेज होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा कंपेटिटिव एडवांटेज होता है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ पॉलिसी. ठीक है, जिसके अंदर कहीं पे कंसेशन है, कहीं पे इंसेंटिव है. वी रियली डोंट नो व्हाट वी आर सपोज टू मेक. और अगर एक अच्छा सा टूल है हमारे पास रिलेटिव कंपैरेटिव एडवांटेज का, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए. आई डोंट सी एनी FBR और कस्टम ड्यूटीज. वो कस्टम्स वालों से कोई इस तरह की शीट इशू हो रही हो कि पता चल सकेगा क्या? अगर आप टैरिफ पढ़ लो फर्स्ट शेड्यूल, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्कीम ऑफ टैरिफ. ओके. अनफॉर्चुनेटली हमारा बिजनेसमैन जो है, या जो हमारा एकेडेमिया है, मैं बिजनेसमैन से ज़्यादा एकेडेमिया को एक्यूज करूँगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से आगे निकल ही नहीं रहा. इकोनॉमिक एडवाइजर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठे वो सारे मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं. इंडिकेटर्स, ठीक, दे आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट. अगर आप HS कोडिंग सिस्टम देखो जिस पर आपका टैरिफ बेस्ड है, इट मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सेक्शंस में भी, चैप्टर्स में भी और ओवरऑल भी. ठीक. और जिससे हम टैरिफ को कैस्केड करते हैं कि, और कैस्केडिंग बहुत सारी जगहों पर आपको नजर नहीं आएगी, और वो डेलिब्रेट इंटरवेंशंस होती है जहाँ पर आपको कैस्केडिंग नजर नहीं आती. अगर आप फर्स्ट शेड्यूल पढ़ो कस्टम्स एक्ट का, जो कि HS कोड पर बेस्ड है, तो आपको ये स्कीम नजर आती है. अगर हमारा एकेडेमिया और हमारे जो सो कॉल्ड इकोनॉमिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज में चले जाएं और इसको समझ लें, तो शायद ये जो पैरानोया क्रिएट हुआ है कि हर चीज़ गलत है, हम उससे भी बाहर निकल आए. जो प्रेजेंट टैरिफ पॉलिसी है 2019-2024, उसके अंदर कैस्केडिंग इज द गाइडिंग प्रिंसिपल. ठीक है, और कैस्केडिंग का उन्होंने बताया कि अर्लियर स्टेज के ऊपर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो और लेटर स्टेज के ऊपर ज़्यादा हो. अब मुझे बताएं कि ये प्रिंसिपल, और इसके मुतरादिफ जो दूसरी बात है वो ये कि आप कैस्केडिंग ना करें, आप जो है ना एक वो फ्लैट फी जो है वो लगा दें. डॉक्टर ट्रम्प ने कहा 5% के ऊपर 10% कर दें. आप इन दोनों पॉलिसीज को में से किसको बेहतर तरीके से देखते हैं? और वो आपने जो एक्सेप्शंस बताई थी कि कैस्केडिंग की, पहली बात तो ये कि आइडियल टैरिफ क्या है. आइडियल टैरिफ इज अ सिंगल लाइन टैरिफ.
सिंगल लाइन टैरिफ वुड मीन कि आपने हर चीज़ पर 5% ड्यूटी लगा दी, चाहे वो लोकल बनती है नहीं बनती, रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही। 5% आपने लगा। आइडियल क्यों है ये? क्योंकि वैल्यू एडिड ट्रैवल कर रही है साथ। ओके। आपने 100 रुपए की और पर 5% ड्यूटी लगाई तो 5 रुपए ड्यूटी हासिल की। ठीक है। उस 5 रुपए की आयरन और 100 रुपए की आयरन और को जिसके आपने कन्वर्ट कर लिया इनटू बिलेट, हाँ, तो वो 200 रुपए का हो गया। ठीक है। तो 200 रुपए पर 5% लगाई। बिल्कुल सही। उस बिलेट को रोल करके आप लॉन्ग रोल्ड प्रोडक्ट्स या फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स में चले गए तो वो तो 400 का हो गया। 400 का हो गया। 400 पर 5% 20 रुपए बना। उससे आपने आर्टिकल बना लिया, वो 600 का या 800 रुपए का हो गया, तो वो आपने ड्यूटी 40 रुपए हासिल की। समझ गया। गोया कि आप जो वैल्यू ऐड हो रही है वो 5% का नॉमिनल इम्पैक्ट बढ़ रहा है। तो एक नेचुरल प्रोटेक्शन सिंगल टैरिफ लाइन टैरिफ में बिल्ट इन है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडेड। अब वो मुल्क जो के नॉलेज इंटेंसिव हैं, जो वैल्यू ऐड कर पाते हैं, उनके लिए तो ये आइडियल, लाइक जापान आई वुड से, ठीक, उनके लिए ये एक आइडियल सिचुएशन है। कुछ तरह मैंने पहले कहा कि कारें वो खुद बनाते हैं और कारों पर इम्पोर्ट ड्यूटी 0 है। सो इम्पोर्ट ड्यूटी हो या ना हो, उनकी प्रोटेक्शन वैल्यू एडेड में है। सही। जो नॉलेज इंटेंसिटी बढ़ेगी, वैल्यू एडेड बढ़ेगा और प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट खत्म हो। मतलब नेचुरली मोर कम्पिटिटिव हो जाती है वैल्यू एडिशन के बाद। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, हमारे जैसे मुल्क जो हैं जहाँ उनको टैरिफ की ज़रूरत पड़ती है प्रोटेक्शन के लिए, वो नॉलेज इंटेंसिटी की कमी है। ठीक है। और नॉलेज स्पेशली एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। आई एम सॉरी टू से दैट। नहीं सर, ऑब्वियस है आजकल तो। और कुछ सवाल पूछ लिए जाए तो वो फतवा आ जाता है। बिल्कुल बचे हैं सर, बचे हैं आप। सो नॉलेज इंटेंसिटी बढ़ानी, अगर आपने टैरिफ पॉलिसी अपनी ठीक करनी है तो आपको, जब तक आपकी इकोनॉमी में नॉलेज इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी। आपने बात की कि टैरिफ पॉलिसी नामी कोई चीज़ नहीं होती है, तो सही, लेकिन आपने बनाई हुई है। ठीक है। टैरिफ पॉलिसी नामी चीज़ होनी नहीं चाहिए। सही। आपने जिसको पाकिस्तान की इकोनॉमी और ट्रेड हाँ, के हर फैक्टर को इम्पोर्ट टैरिफ में रिफ्लेक्ट करना है, जैसे हेल्थ पॉलिसी को आपने करना है, हाँ, हाँ। एजुकेशन पॉलिसी को करना है। तो जो हेल्थ पॉलिसी से एचएस कोड इम्पैक्ट हो रहे हैं, वो हेल्थ पॉलिसी से डिटरमिन होने हैं कि उन पर क्या टैरिफ होगा, टैरिफ पॉलिसी से नहीं हो। ठीक। जो एजुकेशन वाले हैं उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी से इम्पैक्ट होना है, टैरिफ पॉलिसी नामी कोई चीज़ नहीं है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, हाँ, वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से आ रही। हाँ, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी जो है, आप चाहते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हाँ, या आप चाहते हो पाकिस्तान में मशीन टूल बने, हाँ, हाँ। तो फिर वो उस पॉलिसी से टैरिफ डिटरमिन होने हैं, टैरिफ पॉलिसी से नहीं। तो इस हिसाब से तो फिर हमें अपना हेल्थ मिनिस्ट्री को कह देना चाहिए कि तुम बता दो कि टैरिफ जो है वो क्या रेट होनी चाहिए। वही बताते। ठीक, ठीक। दवाइयों के रॉ मटीरियल्स पर और दवाइयों के टैरिफ हेल्थ मिनिस्ट्री की कंसल्टेशन के बगैर तब्दील नहीं होते, आज भी नहीं होते। ठीक है, ठीक है। ये काम हो रहा है, इतनी कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्रीज के दरमियान है। ठीक। एफबीआर के या जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स टैरिफ पॉलिसी बनी पाकिस्तान में शुरू कैसे, कुछ अर्सा पहले हमारे एक वजीर साहब थे जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री से थे। ठीक। और उनकी ख्वाहिश थी कि ये एफबीआर वाले उल्टा सीधा टैरिफ लगा देते हैं, तो टैरिफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को बनाना चाहिए। अब यहाँ पर एक डायकॉटमी है। नेशनल टैरिफ कमीशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का हिस्सा है, और ड्यूटीज और टैक्सेस लगाने का अख्तियार कस्टम्स एक्ट के तहत फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एफबीआर को है। राइट, राइट। तो ये बुनियादी झगड़ा था। एफबीआर वालों को ये होता था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है तुम्हारा रेवेन्यू टारगेट ये है, वो उसके मुताबिक देख लेते। उनकी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया जो बनाया
FBR की वो रेवेन्यू टारगेट था। उन्होंने अपना रेवेन्यू देखना है, वही टॉप प्रायोरिटी वो है। टॉप प्रायोरिटी वो है। कानून के तहत ड्यूटीज में रद्दो बदल FBR के जरिए ही हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं कर सकती। तो आप जितने मर्जी टैरिफ कमीशन और टैरिफ बोर्ड बना के बैठे रहे, जी जी, अमेंडमेंट तो उन्होंने ही फाइनल उनकी नीड्स ही पूरी होनी है, कॉमर्स मिनिस्ट्री एडवाइज ही कर सकती है, आप ये कह रहे हैं। तो ये जो झगड़ा था रूल्स ऑफ बिजनेस में ही डलवा लिया गया कि टैरिफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का सब्जेक्ट है। तो ये टर्फ वार थी, राइट राइट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और FBR कॉमर्स की और नेशनल टैरिफ कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। राइट। तो इन्होंने एक टैरिफ पॉलिसी बना ली और एक टैरिफ बोर्ड बना लिया। लेकिन क्या टैरिफ बोर्ड जो है वो अपने तौर पर कुछ कर सकता है? समझ तो यही आई है कि टैरिफ बोर्ड जो है वो खाली एग्जेम्पशंस की अप्रूवल्स देने के लिए जो एग्जिस्ट वो कर रहा ये टर्फ वार है दो मिनिस्ट्रियों, है। राइट, नथिंग मोर देन दैट। nothing more than that. And who's suffering in the middle? Pakistan is suffering in the middle, you would say? नहीं, वो FBR अपनी मर्जी करता है। दो बड़ी सफरिंग जो इस टैरिफ बोर्ड जब नहीं था, जो होता था, हाँ। तो आज भी वही हो। ये जो कैस्केडिंग का जो प्रिंसिपल है, आपने कहा सिंगल लाइन जो है ड्यूटी इज द बेस्ट, इज द आइडियल फॉर इन डेवलप्ड आइडियल फॉर ए डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। ये जो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज नाउ कैस्केडिंग के ऊपर आई वुड लाइक यू टू टॉक अबाउट दैट कि कैस्केडिंग किस तरह प्रेफर्ड पॉलिसी बन रही है और नेशनल टैरिफ पॉलिसी में क्यों इन्होंने हमारा हमने चूंकि ये शदीद ख्वाहिश है, कम अज़ कम ख्वाहिश की हद तक है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और उसके लिए हम कैस्केड करते हैं टैरिफ को। मैंने आपको मिसाल दी थी आयरन ओर से आयरन आर्टिकल तक, स्टील आर्टिकल तक, वैल्यू एडेड के साथ। उसी मिसाल को अगर आप जहन में रखें तो कैस्केडिंग जो है वो करी जाएगी कि अगर आपने आयरन और इंपोर्ट करनी है उस पर 1% ड्यूटी लगा दे। आपने पिग आयरन इंपोर्ट करना है या स्पेगलिजन इंपोर्ट करना है या आयरन पायराइट्स इंपोर्ट करने हैं, उन पर 5% लगा दे। अगर बिलेट आपने इंपोर्ट करना है या ब्लूम इंपोर्ट करना है तो उस पर 7% लगा दे। अच्छा, या इसको क्लब कर दे पिग आयरन के साथ, क्योंकि बेसिक स्टील में है अभी तक। आप जिसके रोल्ड प्रोडक्ट्स में जाएंगे, चाहे वो लॉन्ग रोल्ड हो या फ्लैट रोल्ड हो, आप उससे ऊपर वाला टैरिफ ले जाए। आपने उससे इंटरमीडिएट गुड्स बनाए, मसलन इंटरमीडिएट गुड आपने ये टेबल टॉप बना ली, लेकिन इसके भी नीचे पैर लगने हैं, इट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स, या इस तरह की कोई भी चीज़ बना ली या पैकेजिंग बना ली, तो उस पर उससे ऊपर वाला टैरिफ दे दे। जिस वक्त वो फिनिश गुड की शक्ल में गया तो उस पर जो आपका फाइनल टैरिफ है हाई स्लैब वो दे ले। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप ये देखोगे कि ये जो वैल्यू एडेड के स्टेजेस है आपके नंबर ऑफ टैरिफ स्लैब से ज़्यादा हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही। मतलब अगर आपके टैरिफ स्लैब्स 5 हैं तो आप 20 स्टेजेस को कैसे गुजर रहे हैं, तो आप फिर 5-6 स्टेजेस जो है वो एक ही उसमें डाल देते हैं, क्लब कर देते हैं कि जहाँ पर वैल्यू एडेड कम है उन जगहों को क्लब कर दिया जाए। अंडरस्टूड। इस तरीके से कैस्केडिंग होती है। पाकिस्तान में आयरन ओर है, कम Fe कंटेंट की है लेकिन है। हाँ, तो अगर हमने आयरन ओर की इंपोर्ट पर से 5% ड्यूटी लगाई हुई है तो जो ब्लास्ट फर्नेस की जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर हम 10% लगा लेंगे। बिल्कुल सही। रोलिंग मिल की जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर हम 15% लगा लेंगे। उन प्रोडक्ट्स इस तरह आगे ये कैस्केडिंग होती है। ठीक है। क्या ये कैस्केडिंग परमानेंट होनी चाहिए? लेकिन जो आपकी नॉलेज इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इन स्टेजेस में इजाफा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। वो जो हम कहते हैं ना कि टैरिफ कॉम्प्लेक्स है, वो उन वैल्यू चेन्स पे कॉम्प्लेक्स है जिन पर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है। वो उस वैल्यू चेन की ज़रूरत है वो कॉम्प्लेक्सिटी होना। और आपको एक और मिसाल दे देता हूँ, चावल है। आप चावल एक्सपोर्ट भी करते हो। अगर मैं चावल की वैल्यू चेन को मैं देखूं, जो इंटरनेशनल ग्लोबल वैल्यू चेन को मैं देखूं, हम पाकिस्तान में सारी ग्लोबल वैल्यू चेन के सारे एलिमेंट्स पाकिस्तान नहीं है। ठीक। पैडी है, पैडी फार्मिंग से आती है। पैडी से हम क्या हासिल करते हैं? हाँ, छिलके वाला दाना।
हम पैडी से एक छिलका हासिल करते हैं हाँ और ब्राउन राइस हासिल करते हैं। वो जो छिलका है इट हैज़ अ वैल्यू, उसकी आप कार्बनाइजेशन और ब्रिकेटिंग करके उसको बॉयलर फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो। राइट जिसके बाद आप बॉयलर में जलाओगे उस ब्रिकेट को, हाँ तो उसकी जो ऐश है इट इज रिच इन फ्यूज्ड सिलिका। आप उससे सेमी कंडक्टर बना सकते हो। पाकिस्तान में सेमी कंडक्टर नहीं बन रहा, हम उस ऐश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक अब ब्राउन राइस आ गया। ब्राउन राइस को अब मैंने पॉलिश करना है। राइट मैंने क्या क्या ऑब्टेन किया, एक मैंने राइस ब्राउन हासिल किया जो पाउडर है उससे उतरा जो। ठीक एक ब्रोज राइस है। ब्रोज राइस ये कणी होती है जो कि कर्नल का कोना टूटता है। अच्छा ठीक है, टूटा चावल नहीं, टोटा अलग है। अच्छा ओके ये टोटे से भी बहुत छोटा होता ओके ओके है। ब्रोज राइस है, टोटा है और चावल है। राइट जो पाउडर हमने हासिल किया, हाँ अगर हम उसको विद इन 24 आवर स्टेबलाइज कर लें हाँ तो उसमें जो फैट्स हैं हाँ वो रेंसिडिटी की तरफ नहीं जाएंगी। ठीक, खराब नहीं हो। उसमें 10 से 14% तक राइस ब्राउन ऑयल होता है, वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Right, एंड इट्स अ right. कुकिंग ऑयल। ठीक है आप उसको खाने में दूसरे तेल की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसमें से विटामिन ई नेचुरल एक्सट्रैक्ट करके अलहदा से बेच सकते हो। बाकी फोक बचा था तेल निकाल कर हाँ आप उसको एक्वेटिक फीड में और इक्वेस्ट्रियन फीड में यूज कर सकते हो। ठीक, खाने के तौर पे। उससे एज अ फाइबर आप एज अ फूड एडिटिव ह्यूमन फीड फूड में यूज कर सकते अंडरस्टूड। हो। अब जो ब्रोज राइस था हाँ उससे आप स्टार्चेस बना सकते हो, उससे आप अल्कोहल्स बना सकते हो, राइस पेस्ट, हम बहुत सारी चीज़ें उससे बना सकते हो। जो टोटा है उससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। मतलब ब्रोज राइस से आप राइस नूडल बना सकते हो। राइस नूडल एज अ ह्यूज ग्लोबल मार्केट। जी जी, आई एम श्योर वो स्पिरिट्स भी बनते होंगे इससे। अब जो होल राइस है आप उसको बल्क में बेच सकते हो, आप उसका ब्रांड डेवलप करके उसके रिटेलिंग में जा सकते बिल्कुल बिल्कुल सही। हो, आप अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हो। तो ये सारी स्टेजेस पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल सही। और जहाँ जहाँ पर नॉलेज इंटेंसिटी बढ़ती है उधर तो जाना हम मुनासिब ही नहीं समझते। तो पाकिस्तान में जो कम्प्लेक्सिटी है राइस की वैल्यू चेन की वो कम है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में नॉलेज इंटेंसिटी कम है। लेकिन ये टाइम के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो सही, राइट? कम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी टाइम के साथ साथ, लेकिन मसला मेरा ये है कि वी विल ऑलवेज रिमेन मैनी स्टेप्स बिहाइंड द वर्ल्ड। हम कॉपी कर रहे हैं ना कि उन्होंने तेल बना लिया तो हम भी तेल बनाना है। इसमें एक और भी चीज़ ना देखें, अब आपने कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है ये ऐसी है, इसके अंदर ये 10 12 15 स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि देयर आर 2 or 3 ways टू स्किन अ कैट समटाइम्स। और इवन लाइक रीजनली या स्पेसिफिक टू कंट्रीज आपके प्रोडक्शन प्रोसेसेस थोड़े से चेंज भी होते हैं और आप स्टेजेस को भी जो है मे बी यू डोंट गो थ्रू ऑल द स्टेजेस। इसका एक एग्जांपल घी का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल देसी घी का एग्जांपल है, वेयर यू कैन हैव द ट्रेडिशनल वे और उसमें बड़ी वैल्यू एडिशन नज़र आती है फार्मिंग सब्सटेंस कम्युनिटी को कि वो मक्खन निकालते हैं, फिर उसके अंदर से वो घी निकालते हैं सॉलिड्स को अलग करके। लेकिन हमारी जो बड़ी डेयरी कंपनीज हैं ये एक स्पिनिंग प्रोसेस यूज़ करती है, सेंट्रीफ्यूगल सी प्रोसेस यूज़ करके फैट सॉलिड्स को अलग कर देती है। सो देयर आर 2 or 3 ways टू स्किन अ कैट। हमने जाना होता है जिससे हम नॉलेज की बात करते हैं तो अब वी गो फॉर द मोस्ट एफिशिएंट वे। व्हाट इज मोर एफिशिएंट टू अस? द मोस्ट एफिशिएंट सेकेंडली, जो घर पे बैठ के मक्खन निकाल के खा रहा है ना, ही इज नॉट इन ट्रेड। मेरी बेगम घर पे मक्खन निकालती है, वो मैं खा लेता हूं। ठीक है, तो शी इज नॉट सेलिंग दैट। लेकिन ये दोनों प्रोसेसेस का प्रोडक्ट है अवेलेबल ना। तो सर आप जिसका इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हो और टैरिफ्स की बात करते हो, देन यू आर नॉट टॉकिंग कॉटेज, यू आर नॉट टॉकिंग हाउस होल्ड्स, यू आर टॉकिंग बल्क प्रोडक्शंस। हाँ, लेकिन आपके सामने है ना, जैसे खैर मैं इसको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डेल्व करता,
लेकिन ऑर्गेनिक एक मार्केट निकली, उसके अंदर ये एलेबरेट प्रोसेसेस वाले थोड़े से महंगे प्रोडक्ट्स compete कर पा रहे हैं. इट्स अ ब्रांडिंग. ये फैशनेबल मार्केट्स है ऑर्गेनिक्स की, जो है बल्क मार्केट्स नहीं है. हाँ, लेकिन लोगों की प्रेफरेंसेस रिफ्लेक्ट करती है. प्रेफरेंसेस है कितने परसेंट लोगों की? Maybe 2, 3, 4, 5% of the most lucrative. 2% तो शायद मैं सुन लूँ. हाँ. 2-3-4% नहीं सुनूंगा. आप इस तरह देखें ना इसको कि चावल जो होता है बासमती चावल क्या लग्जरी है, लेकिन पाकिस्तानियों ने खाना ही खाना है. चावल लग्जरी नहीं है सर, अब तो लग्जरी है. माय डियर सर, ब्राउन राइस खाना लग्जरी है. अब वो मेरी वाली ऑर्गेनिक वाली बातें कर रहे हो. तो दूसरी बात है कि ये बासमती, जिसको हम बासमती कह रहे हैं, आपने कभी कश्मीरी बासमती खाई है? नहीं. बासमती वो है, ओके. नकल है. जेलम वैली की, हाँ. या कश्मीर वैली की जो बासमती है, हाँ. सिर्फ वही बासमती. चलिए, आई टेक योर पॉइंट. इधर से अब हम इलाकों के ऊपर आ गए हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. अब आपने मुझे समझाया कि कैस्केडिंग जो है, यू नो, इट मेक्स सेंस कि आगे जाके जैसे वैल्यू एडिशन होती जाती है, हम अपना टैरिफ कैस्केड करते हैं, उसके हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं. लेकिन सिंगल लाइन ड्यूटी के ऊपर एक जो अच्छा किस्म का आपको एग्जाम्पशन करने का तरीका मिलता है, या दुनिया के अंदर जो कामयाब एग्जाम्पशन करने का तरीका है, वो ये कि आप बस एक इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दो और कह दो कि इसके अंदर ड्यूटियाँ जो है वो फ्री है. जो एक कंसिडरेशन आ रहा है ना सर, वो बार बार आ रहा है. देखें, FBR को अगर करना आता, कस्टम्स को अगर करना आता, तो ये जो परपेचुअल कस्टम वो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, इसको ये अपनी अच्छी पॉलिसी से रिजॉल्व कर चुके होते हैं. अकाउंट डेफिसिट जो है आपका इज अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट. उसका टैरिफ के साथ कोई तल्लुक नहीं. एब्सोल्युटली सर. आपके अगर इंपोर्ट्स, रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स जो इंपोर्ट हो रहे होंगे, हाइट, आपने अपना इंपोर्ट मिक्स देखा है? पेट्रोल ही पेट्रोल है. क्या पेट्रोल पर टैक्सेस हैं? बेतहाशा. क्या टैक्सेस है? लेवीज है, सेल्स टैक्स है. सेल्स टैक्स भी नहीं है, क्योंकि टैक्सेस डिविजिबल पूल का हिस्सा है. जी जी. तो हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर से टैक्सेस खत्म करके लेवीज दूसरी लगा ली, ताकि उसको हमें सूबों को ना देना पड़े. आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर क्या टैक्सेस हैं, क्या कस्टम्स ड्यूटीज हैं, क्या सेल्स टैक्स है, क्या विद होल्डिंग इनकम टैक्स है, ये जान लीजिए. आप अपना इंपोर्ट मिक्स देखिए, जो करंट अकाउंट है उसका मिक्स देखिए कि आप किस वजह से कितनी पेमेंट कर रहे हो. ट्रेड की वजह से कितनी पेमेंट कर रहे हो, और ट्रेड के अलावा कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आप पेमेंट्स कर रहे हैं. कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट? आपको हमेशा पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में रहा, और हम उनको लिख कर देते हैं कि आप अपने प्रॉफिट्स रिपेट्रिएट कर सकते हैं. कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट्स रिपेट्रिएट करती हैं. आप करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स तो देखिए क्या है. आप किस किस अकाउंट पर किस किस कहाँ से, मतलब एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ गुड्स है, वहाँ से आप एक फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हो. उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस है, और क्या क्या हेड्स हैं जहाँ से आपको बाहर से पैसे आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आता है. और किस किस अकाउंट में आप पैसे देते हो. आप जब तक उसके मिक्स को नहीं देखोगे, आप उसको, आपका उसको ट्रेड के साथ या टैरिफ्स के साथ अटैच करना मुनासिब नहीं होगा. हमारी बहुत सारी, आपने करंट अकाउंट की बात की, हमारी बहुत सी फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स हैं जिनका ट्रेड के साथ तल्लक ही नहीं है. ठीक है, ठीक. और उनका हुजम कितना है. आप इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह की बात कर रहे हैं. पेमेंट्स के अलावा इंटरेस्ट पेमेंट इज देखो मेजर चंक है ना, लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट तो लेकिन इसके अलावा भी तो पेमेंट्स है. रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है आपकी. हाँ सर, ठीक है. वो कितनी है? नहीं जानता सर, आप जानते हैं? मैं नहीं बताना चाहूँगा, अब आप बैन हो मान दो. आपकी सर्विसेज में पेमेंट कितनी है? मैं सिर्फ आपको ये हेड्स बता देता हूँ, मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बढ़ाना नहीं चाहता. आपकी सर्विसेज वो कौन सी हैं जिनके अगेंस्ट आप पेमेंट दे रहे हो? फाइनेंशियल सर्विसेज होंगी. और भी है. सही. आप एक द डेवल
and the beauty both are in detail. Okay. Get into the detail of it. So you are now going to be like talking in mysteries. So No, we will talk on current account and trade deficit separately. Let's talk tariffs today. टैक्सेस के बारे में भी प्राइम इंस्टीट्यूट बात करता है, तो हम उसकी वी टेक द टैक्स रेट एज द प्राइस ऑफ द टैक्सेस, और हम कहते हैं कि जब टैक्सेस की प्राइस बढ़ती है, मतलब टैक्स रेट बढ़ता है, तो कंप्लायंस जो है वो कम हो जाती है. उसी तरीके से और ट्रेड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा जब टैरिफ्स की प्राइस जो है वो बढ़ेगी. ट्रेड की आपके बेसिकली वही मसला है ना, मैक्रो इकोनॉमिक. आप हमेशा टैक्स जीडीपी रेशियो देखते हो. आपने कभी पर कैपिटा जीडीपी के साथ टैक्स रेशियो निकाली? इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट. जिनीज इंडेक्स, इनकम एनी कोएफिशिएंट जो जी आप वो तो निकालो पहले. अगर एक जगह पर आपकी पर कैपिटा इनकम से $10,000 है, हाँ और आपकी टैक्स जीडीपी रेशियो 20% है. ठीक. दूसरी जगह पर अगर $1,500 है आपकी पर कैपिटा इनकम, हाँ तो क्या टैक्स जीडीपी रेशियो वही होनी चाहिए जो $10,000 वाली पर है? एज ए प्रोपोर्शन ऑफ तो No, that is the problem with the macroeconomic indicators. You are taxing poverty in Pakistan. सर अब ये तो खैर इट्स एवरीबॉडीज पोर ना. फिर पाकिस्तान के अंदर तो If everybody is poor, so then everybody should be poor. Everybody is not poor in Pakistan. ठीक. अमीर आदमी दुनिया में कहीं पर भी, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, अमीर आदमी टैक्स नहीं देता. गरीब भी नहीं देता. गरीब आदमी या सिर्फ टैक्स के अंदर दे देता even है. a beggar on street is paying tax in Pakistan. नहीं बेशक, आई थिंक ये दैट्स द सेम आर्गुमेंट दैट प्राइम मेक्स एज वेल. लेकिन चले अब आते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तरफ. एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स अथॉरिटी इज़ वन ऑफ दोज एजेंसीज जो काफ़ी अरसे से है, लेकिन इनके कोई ख़ास कामयाब काम हमें नज़र नहीं आ रहे. ये क्या वजह बनी है? जी. पहली बात तो ये कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फ़र्क समझना है. एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करते हो, टैक्स फ्री इंपोर्ट करते हो, और आप एक्सपोर्ट करते हो. राइट. स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं होता. इम्पोर्ट लेकिन ड्यूटी फ्री होता है. नहीं, राइट. अच्छा. लाजमी नहीं ड्यूटी फ्री हो. ओके. आपकी एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम भी है पाकिस्तान में. अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं भी हो और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में नहीं भी हो, तो एक प्रोसीजर के तहत आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके बना के बेच सकते हैं. फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता. फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट रिलेटेड होती है. ओके. जिस वक्त ये CPEC के तहत ऐसी ने बहुत सारे जी, और हमने बहुत सारे SECs डिक्लेयर किए, तो ये बेसिकली हब और रेडिएशन एरिया का कंसेप्ट था कि लाहौर में एक चीज़ का हब है क्योंकि उसका एक रेडिएशन एरिया मौजूद है. पर खैरपुर में इज अमंग दैट लिस्ट जिस पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना है. किस चीज़ की इंडस्ट्री लगनी है? किस चीज़ की लगती है सर? एग्रो, फूड प्रोसेसिंग. ठीक ठीक. क्योंकि वो एग्रीकल्चरल एरिया है. रेडिएशन एरिया से वो मटेरियल्स आने हैं, वहाँ प्रोसेस होने हैं, ठीक. पाकिस्तान में भी बिकनी है, एक्सपोर्ट भी होने. ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे ज़्यादा जुड़ा हुआ है. इससे ज़्यादा जुड़ा. ठीक ठीक ठीक. हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ मिक्स करके, ठीक है. मसलन एक स्किल सेट है जो कि लाहौर में पाया जाता है, असेंबली का और लाइट इंजीनियरिंग का. राइट. तो लाइट इंजीनियरिंग के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन फिर लाहौर में होना चाहिए. ठीक. IT सर्विसेज का और फाइनेंशियल सर्विसेज का एक इकोसिस्टम इस्लामाबाद में मौजूद है. फिर इधर का SEZ इधर का SEZ उस पर बेस होना चाहिए. ठीक है ठीक है. That was the original plan as far as I remember. Is it the same in China? जो आपकी जो शंघाई और ग्वांगडोंग और ग्वांगझो, ये are these specialized areas या आप दो बड़े मशहूर इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वहाँ पर चाइना में, एक प्यूडांग में है, प्यूडांग डेवलपमेंट जोन, ओके, और एक शेंजन. शेंजन. बिल्कुल.
आई रिमेंबर जब मैं 90s में पहली दफ़ा शेंजन गया, इट वाज अ स्मॉल फिशिंग विलेज. मैं कुछ 4 साल पहले फिर शेंजन गया तो 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी और बिल्डिंग्स ऐसी थी कि पाकिस्तानी हम सोच नहीं सकते. उन्होंने डेवलप की चीज़ें और शेंजन was developed with an export orientation and innovation orientation. In fact, all of there. हाँ, सब कुछ ला के वहाँ इकट्ठा किया गया, एक इकोसिस्टम बनाया गया. It didn't exist before. And there is also Harvard, there is also port over there. There's a port. Yeah. अगर मैं यही चीज़ कहीं और देखूँ, शेंजन को कंपेयर करूँ, तो उनका जो रुंची में डेवलपमेंट जोन है, I see. वो उस इकोसिस्टम के मुताबिक है. तो ये बेसिकली जिसका कोई भी मुल्क किस तरह के जोन्स डेवलप करता है तो वो इकोसिस्टम्स डेवलप करता है. There is some effect of tariffs on current account deficit. ठीक है, with that assumption कि हम tariff policy से भी कुछ current account के ऊपर benefits ले सकते हैं. हमने लिया जिसका हमने कहा कि इन सब चीज़ों पर ड्यूटी बढ़ा दो ताकि इनकी इम्पोर्ट बंद हो. हाँ. Which was a wrong thing to do. हमें ये नहीं करना चाहिए. So you are seeing special economic zones या export promotion zones as keys to overcoming ये No. export का जो deficit, I would not miss the elephant in the room. which is probably FBR, the whitest of all elephants. So not FBI. Okay. I would not want to miss the elephant in the room. Present tariff policy है, which is a mixture of the national tariff policy plus all the bloody concessions that are available. Is there any possibility of scaling up exports? There is an anti-export bias in tariff. Anti-export bias of tariffs. होता ये है कि जिसके आप टैरिफ्स लगाते हो तो आपके जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसका डोमेस्टिक मार्केट में प्रॉफिट बढ़ जाता है और जो बनाने वाला है उस चीज़ को एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्ट खो देता है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में उसको प्रॉफिट मिल रहा है. सही. दूसरी बात, अगर आपके कुछ मटेरियल्स इंपोर्टेड हैं और उन्होंने टैरिफ सफ़र किया है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी. ऐसा ही है. तो वो जो एंटी एक्सपोर्ट बायस है टैरिफ्स का, हाँ, उसको भी चेक पे रखना पड़ेगा ना. सो आप कह रहे हैं कि हमें वो जो एंटी एक्सपोर्ट बायस है, वी हैव टू बैलेंस इट आउट विद सम काइंड ऑफ इंसेंटिव. हमें नॉट इंसेंटिव, वी नीड टू बैलेंस आउट द होल इकॉनमी. सर तो आप ना बहुत ही मुश्किल बातों में फिर आप पढ़ेंगे एक एक चीज़, एक एक पुर्जा. आई हैव, मैंने पहले अर्ज की, द बीस्ट एंड द ब्यूटी both are in detail. I'll not talk about the beast and I'll not talk about the beauty without debate. अगले वाले सालों के अंदर अब आपकी एक जजमेंट है, आपको भी नज़र आ रहे हैं अंदर FBR में, कस्टम्स में सेंटिमेंट्स है, पीछे नेशनल टैरिफ पॉलिसी में वो टैरिफ पॉलिसी बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद FBR के अंदर बाइफर्केशन हुई पॉलिसी एंड और एग्जीक्यूशन एंड की. आपके ख्याल में, एंड एज अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ FBR एज वेल, what is the missing link in the structure of our trade management regimes? कस्टम्स के टारगेट्स जो हैं, रेवेन्यू टारगेट्स, वो ख़त्म कर दिए जाएं. सही. और जो भी कस्टम्स रेवेन्यू आना है वो एज अ बाई प्रोडक्ट आना है. हाँ. इसका टैरिफ को जब तक इसके आप ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए नहीं इस्तेमाल करोगे, i.e. which are what? which is regulation of international trade. For which purposes? For which purpose? For every policies. For every policy. ठीक है. बेसिकली जो सबसे बड़ी जाती है कस्टम्स टैरिफ के साथ वो ये है कि वी एक्सपेक्ट रेवेन्यू आउट ऑफ इट. And it is not the job of customs policy. It is not the job of tariff. ठीक है. So what to do in FBR? So you're saying कि customs को इलीगल कर देना चाहिए, कस्टम्स में टारगेट्स नहीं देने चाहिए रेवेन्यू के. कस्टम्स को इलीगल नहीं करना चाहिए. टारगेट्स में और असेस एक होती है एस्टीमेट, जो लफ्ज़ हमारे ज़माने में इस्तेमाल, फोरकास्ट,
कि हम कहते थे कि वी एस्टिमेट के कस्टम्स में से इतने पैसे आएंगे, ठीक है। वी एस्टिमेट के सेल्स टैक्स इतना इकट्ठा होगा, वो एस्टिमेट है। टैक्स कलेक्टर का काम ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना नहीं होता, बिल्कुल सही। टैक्स कलेक्टर का काम वो टैक्स इकट्ठा करना होता है जो कि बनता है। लीगली बनता है। राइट राइट। जो ही आप एस्टिमेट के लफ्ज को टारगेट के साथ सब्स्टिट्यूट करते हो, आई सी। तो फिर आपने ठीक इकट्ठा नहीं करना, हाँ, फिर आपने ज्यादा इकट्ठा करना है। आई सी। वो दिस इज द मेन इशू। दैट इज द मेन इशू। और फिर आप क्या करते हो ज्यादा टारगेट मीट करने के लिए? आप किसी का रिफंड रोकते हो, हाँ, हरासमेंट भी होती आप है। हरासमेंट करते हो। हाँ, और अगर मैं हुकूमत पाकिस्तान के लिए आपको हरास कर रहा हूं तो थोड़ा सा प्लीज भी कर लूंगा। समझ गया। हमें रेवेन्यू एस्टिमेट्स पर जाना चाहिए, एंड स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टम्स। हमें टारगेट्स नहीं देने चाहिए। टारगेट मींस के लिए लेके आना है। आपका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है एज मेंबर कस्टम्स और एज कलेक्टर कस्टम्स? मैक्सिमाइजिंग ऑफ ट्रेड, राइट? नो, आपका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू है। मतलब जो अभी बना हुआ है, जो होना चाहिए वो तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रेड होना चाहिए, राइट? नो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का काम है। राइट। उसका काम होता चाहिए कि वो रेगुलेशन जो उसे दिया गया उसकी कंप्लायंस जो है। कंप्लाइंस। पाकिस्तान में एक इशू है स्मगलिंग का, राइट? क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हो रही है, डिफरेंट जगहों से स्मगलिंग हो रही है। टैरिफ पॉलिसी को हम इस तरह एक्सिक्यूट कर सकते हैं कि हमारी स्मगलिंग जो है वो रिड्यूस हो सके, क्योंकि टैक्सेस के अंदर तो हम ये एक रिलेशनशिप निकालते हैं कि जहाँ पे टैक्स रेट कम हुआ, कंप्लायंस ऑटोमेटिकली कुछ लेवल पे बढ़ जाएगी, बाकी फिर एक्सिक्यूशन जो है वो एफबीआर और फॉलो करेंगे। था उसका नाम था एडम स्मिथ। बड़े हमारे हैं, आपके बड़े हैं। और उनको मैं बड़ा समझता हूँ। चंद उन लोगों में से इकोनॉमिक की फील्ड में जिनको मैं वाकई बड़ा समझता हूँ। वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने एक बात लिखी है कि स्मगलर किसी भी मुल्क के कानून के खिलाफ तो काम करता है, नेचर के खिलाफ काम नहीं करता। हर चीज की एक डिजायरेबल वैल्यू होती है किसी भी इकॉनमी में। अगर आप उस ड्यूटीज के जरिए उस डिजायरेबल वैल्यू को बढ़ा दोगे तो वो दैट प्रोडक्ट वुड फाइंड वेज एंड मीन्स ऑफ रीचिंग द कंज्यूमर विद इन दैट डिजायरेबल वैल्यू। दैट इज द लॉ ऑफ द नेचर। स्मगलिंग होती क्यों है? स्मगलिंग सिर्फ टैरिफ की वजह से नहीं होती, नॉन टैरिफ बैरियर्स की वजह से भी, नॉन टैरिफ बैरियर्स की वजह से भी होती है, और ट्रेड कल्चर्स की वजह से भी होती है। कल्चर्स, ओके। मसलन एक साहब, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है, मशहूर साहब होंगे। वो जाते हैं और किसी भी फैक्ट्री का पूरे साल की प्रोडक्शन खरीद लेते हैं और कैश पेमेंट कर देते हैं। अमीर आदमी। अमीर आदमी, ये लोग सारे अमीर ही होते, इसीलिए हमारी तरफ तो आप और मैं भी अमीर हो जाए एक दिन, क्या बात होगी। और फिर वो एक खास तरीके से थ्रू थर्ड कंट्री पाकिस्तान में सामान आ जाता है और वो यहाँ बिक जाता है। वो एलसी नहीं खोलते, वो बैंकिंग चैनल्स नहीं यूज करते, उनके कल्चर में ये चीजें हैं ही। और वो पहले से कुछ कर ही रहे। आपको एक और चीज बताऊं, बहुत सारी इंडस्ट्री थी जो कि बंद हो रही थी आपके फॉरेन एक्सचेंज वजूहात की वजह से, राइट। जिसके बाद आपने एलसीज खोलनी बंद की तो बहुत सारी रॉ मटीरियल्स की एलसीज भी बंद हो गई। और अगर वो रॉ मटीरियल 10 है और 11वां नहीं है तो वो चीज़ नहीं बन सकती, फैक्ट्री बंद है। इस वजह से वो रॉ मटीरियल स्मगल होके आया। सही। वजह सिर्फ टैरिफ नहीं होती, ठीक है। स्मगलिंग की बहुत सारी। सोने पर कितनी ड्यूटी है पाकिस्तान में? 0। ओके। सोना फिर भी स्मगल क्यों होता है? ट्रांसपोर्टेशन का कल्चर यही होगा शायद। आप जिसके एलसी खोलोगे
तो आपसे पूछा जाएगा कि ये पैसे कहाँ से आए। People don't want to reveal the source of their. सोना फिर भी स्मगल होता है। ठीक है। क्या वो पाकिस्तानी रुपए से स्मगल होता है? क्या किसी एक और हमारे हमसाया मुल्क में सोने की डिमांड है और वो पाकिस्तान के जरिए स्मगल होके वहां जाता है? टैरिफ पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए, अब क्योंकि आप जो है आपका है वो फील्ड, सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू कि क्या किया आपको मिसाल सीम्स टू मी कि आप कह रहे हैं कि आपको एक मिसाल दे, स्पार्क प्लग है गाड़ियों में स्पार्क प्लग, ये स्मगलिंग का आइटम था फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ओके। और एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, खलील मसूद मरहूम हमारे सीनियर थे, तो कहे होंगे अल्लाह जन्नत, thoroughbred professional. He introduced a concept of combating smuggling through tariffs. और एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्पार्क प्लग पर ड्यूटी कम कर दी गई, 10% कर दी गई, वो 55-56% थी। स्पार्क प्लग इंपोर्ट होना शुरू हो गया। It shifted from the smuggling regime to the import regime, legalize all. So that's the way you're saying. हमें बेसिकली देखना होगा कि कौन कौन सी चीज़ स्मगल हो सकती है। मसलन अगर मैं आपको ये कहूँ कि रेफ्रिजरेटर स्मगल नहीं हो सकता, रेफ्रिजरेटर स्मगल नहीं हो सकता, उसका हुजम, उसकी फ्रिजिलिटी, उसकी पैकेजिंग, उसकी लॉजिस्टिक्स वो नहीं। बिल्कुल समझ। टेलीविजन स्मगल हो सकता है, खासतौर पे फ्लैट स्क्रीन। सो आपको जिसके आप इस तरीके से पॉलिसीज बनाते हो कि जी हमने ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, तो लाजमी नहीं कि उस इंस्ट्रूमेंट को आप अक्रॉस द बोर्ड यूज़ कर सके। आई से उसको आपको स्पेसिफिक आइटम्स पर यूज़ कर सकते हैं और कुछ आइटम्स पर नहीं कर सकते। और ये कम्बैटिंग स्मगलिंग थ्रू टैरिफ, this concept is known and is being practiced on those specific items for a very long time now. There are some examples, however, ना, जैसे कि टी का और टायरों का, और इन सम केसेस एक्चुअली टबैको का। ठीक है कि टबैको पे अब डिज़ायरेबल भी नहीं है ना कि आप कम करते फिर ड्यूटीज, ठीक है, टू कॉम्बैट स्मगलिंग, लेकिन somehow that is अगर मैं आपको टबैको की मिसाल देती हूँ, इस पर बड़ी हैवी फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। जी। और अगेन आई विल नॉट टेक नेम, बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, ठीक, बहुत सारे MNAs और सेनेटर्स भी चोरी करते हैं। बहुत सारे पावर्दी और बगैर वर्दी के सरकारी मुलाजमों की कनायमत से, ये तो फायरवॉल ने रोक दिया। के बाद आगे बताया, मैंने सिर्फ बाबर भी कहा। नाउ टोबैको अंग्रेज़ों ने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया, पहले भी होता था, लोग हुक्का पीते थे, लेकिन इंडस्ट्री के तौर पे अंग्रेज़ों ने यूज़ किया। नाउ टोबैको फार्मर, कुछ इलाकों में टोबैको बहुत अच्छा होता है, उसकी एक इंडस्ट्रियल डिमांड पुल है सिगरेट इंडस्ट्री से, और एक इंडस्ट्रियल डिमांड पुल है नस्वार इंडस्ट्री से, और शायद और भी 2-3 एप्लीकेशंस हैं। लेकिन क्या हम कोई इससे भी ज़्यादा वैल्यू एडेड डिमांड पुल क्रिएट कर सकते हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन। मे बी यस। इसका में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो निकोटीनिया है, निकोटाइनामाइड, यस। उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, सप्लीमेंट्स में भी, न्यूट्रिशनल भी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, विटामिन B5 की सोर्स आई बिलीव, समथिंग लाइक दैट। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड्स में है, फार्म सेक्टर में। बिल्कुल, राइट। ऑर्गेनिक। हाँ। अगर हम उस हाई वैल्यू एडेड सेगमेंट को प्रमोट कर सके, क्या हुकूमत इस चीज़ पर कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा कर सकती है इंड्यूस के इस चीज़ को इंड्यूस किया जा सके? और उसमें टैरिफ का एक रोल होगा। हम ये बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपने जो इलिसिट ट्रेड की बात की और ये सारा कुछ है, एक सवाल पिछले दिनों मैंने पूछा था कहीं कि हम या तो बहुत ही इनएफिशिएंट हैं
या हम मिले हुए, स्पेशली स्मगलिंग के हवाले से। दोनों नहीं, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा अच्छा, ओके ओके। यहाँ इनएफिशिएंट, अगर आप इनएफिशिएंट आदमी करप्ट नहीं होता, ठीक है, बुज़दिल होता है। ओके ओके करप्ट होने के लिए आपको एफिशिएंट होना पड़ता है। ओके। या आप इनएफिशिएंट हैं या आप करप्ट हैं, आप खुद बता दें कि आप क्या है। आई थिंक डार साहब के साथ ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन रही। ही इज़ बिल्कुल बहुत सारी किताबों का जो वो समरी है वो डार साहब के अंदर बसी हुई है। वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट। बावजूद इसके कि मैं उनकी सारी बातों को गौर से सुन रहा हूँ, कुछ चीज़ें मुझे समझ आई, कुछ मुझे नहीं समझ आई। आई होप कि विद दिस प्रोग्राम आप लोगों को भी कुछ क्लैरिटी आई होगी अराउंड टैरिफ पॉलिसी। आई थिंक डार साहब ने एक चीज़ जो पॉइंट आउट की है वो ये की है कि ये जो टैरिफ पॉलिसी है एज सच it does not need to be there. It is more of a reflection of the different industrial sectors जिनके ऊपर आपकी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है। I think at the same time, Dar Saab, as a former bureaucrat, I think has sided more towards the fact कि a complex tariff regime is not necessarily a bad tariff regime. इसके काउंटर पॉइंट्स जो है वो बहुत सारी आपको प्राइम की पब्लिकेशंस के अंदर मिलेंगे। एंड आई थिंक दिस इज गुड मिक्स ऑफ एंड क्लैश ऑफ आइडियाज़, ऑल्सो डिफरेंट types of ideas about how to move forward in trade and tariff policy. I think one thing is for certain कि अगर आपकी कोई tariff policy होगी तो it needs to be long term, it needs to be predictable, it needs to create certainty in circumstances, not uncertainty in circumstances. I think जहाँ पे over चार्जिंग हो रही है टैरिफ्स की, इम्पोर्ट की जो 4 कैटेगरीज हैं ड्यूटीज़ की, उधर ओवर रीच हो रही है, तो आई थिंक उसके नुकसानात हैं। कुछ ना कुछ उसमें स्मगलिंग भी प्रमोट हो जाती है, कुछ ना कुछ इनएफिशिएंट प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटरनल इंडिजिनस प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर भी उसका अफेक्ट है, एंड इवेंचुअली एक्सपोर्ट्स के ऊपर, इवेंचुअली करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर भी। ऑल्दो डार साहब दस से कि कॉम्प्लेक्स जो करंट अकाउंट है हम उसको टैरिफ पॉलिसी से उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। With that said, thank you so much, Dar Saab, for joining us today. I think we need to do another program, maybe on how to overcome export, वो short export की जो कमी है and current account deficit को overcome करने की. But I think a very informative session with you on tariff policy. If there are certain points we missed, so I think that is something that we can look into later on. I think Dar Saab से हम थोड़ी सी guidance भी लेंगे कि अगला program किस तरह और किस टॉपिक के ऊपर किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।